प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के एक महान राष्ट्रवादी, देशभक्त, क्रांति, शूरवीर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतक सुभाष चंद्र बोस के जीवन इतिहास का अध्ययन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के जीवन इतिहास से संबंधित ये पहला भाग है। इस पहले भाग में हम उनके पारिवारिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, सामाजिक जीवन का गहराई से अध्ययन करेंगे। शेष भाग दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के जन्म के बारे में, उनके परिवार के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को भारत का एक महान देशभक्त, उग्र क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, राजनीतिक चिंतक, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, सैन्य नेतृत्व से निपुण व विशाल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक जिले के छोटे से गांव नगर कोडालिया में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ था, जो पेशे से सरकारी वकील थे। उनके माताजी का नाम प्रभावती था, जो एक साहसी और ऊंच विचारों वाली महिला थी। सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ के छठे पुत्र थे और परिवार में वो 9वें क्रमांक का बच्चा था। उनकी माताजी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनकी माताजी ने उन्हें गीता में अंकित कर्म सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर उनके माताजी का जो व्यक्तित्व है उसकी स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी विद्यालय शिक्षा 5 वर्ष की आयु में शुरू की। 5 वर्ष की आयु में उन्हें बैप्टिस्ट मिशन द्वारा संचालित प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में भेजा गया। इस विद्यालय में ज़्यादातर कस्बों के यूरोपियन बच्चे ही पढ़ते थे। इस विद्यालय में किसी भारतीय भाषा को नहीं पढ़ाया जाता था। यूरोपियन बच्चों में ऊंच होने का अहंकार था और वह देसी बच्चों से घृणा करते थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्कूल छोड़ दिया और सुभाष चंद्र बोस को रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। इस विद्यालय से उन्होंने 1913 में 10वीं की परीक्षा पास की। यह विद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था और इसमें बंगाली भाषा पढ़ाई जाती थी। इस विद्यालय में सुभाष चंद्र बोस ने मैजनी की ड्यूटीज ऑफ मैन, गिब्बन की डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा के बाद कॉलेज शिक्षा भी कलकत्ता में ही आरंभ हुई। सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज पटना में प्रवेश लिया और यह कॉलेज क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल माना जाता था। सुभाष ने इस कॉलेज से स्नातक पाठ्यक्रम में दर्शन शास्त्र विषय का अध्ययन किया। इस कॉलेज के अधिकांश छात्र सरकारी उच्चाधिकारी कर्मचारियों के थे। अध्ययन के दौरान सुभाष चंद्र बोस गदर क्रांतिकारियों से भी प्रभावित हुए। इस कॉलेज की एक ही घटना ने सुभाष चंद्र बोस के शैक्षणिक जीवन पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला। इस कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर E.F. ओटन का भारतीय बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण था। ओटन का कहना था कि भारतीयों को सभ्य बनाना अंग्रेजों का मिशन है। प्रोफेसर के इस विचार से कॉलेज के देसी छात्रों ने अपना अपमान समझा।
इस तरह के अपमानजनक विचारों से तंग आकर छात्रों ने कॉलेज में हड़ताल जारी रखी। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही अन्याय के अत्याचार के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज टाइम से ही भारत की संस्कृति, भारतीय लोगों के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया उसका शुरू से ही उन्होंने विरोध जारी रखा। कॉलेज शिक्षा के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1917 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने इस कॉलेज में अध्ययन के दौरान अनेक क्रांतिकारियों का मिलन हुआ। कॉलेज की प्रादेशिक सेना दल में उन्होंने प्रवेश लिया। आज़ाद हिंद फौज के गठन व संचालन में सुभाष चंद्र बोस ने इस दल के अनुभव का लाभ उठाया। 1919 में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए प्रथम श्रेणी में दर्शन शास्त्र विषय के साथ स्नातक की परीक्षा पास की। सुभाष चंद्र बोस को अध्ययन के दौरान ही देश की राजनीतिक परिस्थितियों का ध्यान था, इसलिए जैसे जैसे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां उग्र होती जा रही थी, उनके माता पिता ने भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड जाने के लिए उन्हें तैयार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर बेकसूर आंदोलनकारियों पर जिस तरह से कहर बरसाया गया, उससे सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से द्रवित हो चुके थे और वे मन ही मन अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति की तैयारी करने लगे। 15 सितंबर 1919 को उन्होंने ICS की परीक्षा पास की और वे चौथे स्थान पर रहे। 1921 में सुभाष चंद्र बोस स्वदेश वापिस आ गए और राष्ट्रवादी विचारों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस की तुलना में देश की सेवा को चुना। इसलिए उन्होंने परिवार की इच्छा के विरुद्ध सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय सेवा आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ध्यान है भारत की स्वतंत्रता की ओर था। 1921 में सुभाष को प्रिंस वेल्स के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की आज़ादी के मूवमेंट में उनका संघर्ष लगातार बढ़ता गया और इसके लिए उन्होंने स्वराज दल की भी स्थापना की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन इन दिनों जोरों पर था। दुर्भाग्य से 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने को घेर करके आग लगा दी। उग्र भीड़ ने पुलिस थाने के 21 सिपाही और एक उपनिरीक्षक को जिंदा जला दिया। इस आंदोलन को देखकर के महात्मा गांधी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अनेक राष्ट्रवादी नेता गांधी जी के इस निर्णय के प्रति पूरी तरह से आक्रोशित थे। सारे देश में असहयोग आंदोलन अपनी अंतिम परिणति पर था। देश की जनता इस आंदोलन को जारी रखना चाहती थी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि राष्ट्रवादी नेता इस निर्णय से हैरान हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के इस निर्णय को राष्ट्रीय विपत्ति बताया। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच और ज़्यादा मतभेद बढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मूवमेंट जो है लगातार जारी रहना चाहिए, वो किसी भी सतर पर जाकर के रुकना नहीं चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अगस्त 1928 में लॉर्ड बेकनहेड की सर्वसम्मत संविधान निर्माण की चुनौती स्वीकार करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। राजनीतिक मामलों एवं सामान्य समस्याओं के हल पर रिपोर्ट सबको मान्य थी। रिपोर्ट पर औपनिवेशिक स्वशासन की मांग पर मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग संविधान का मूलभूत आधार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग चाहता था।
देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट की औपनिवेशिक स्वशासन की मांग का तो समर्थन कर दिया, लेकिन उनका दृष्टिकोण इसके विपरीत रहा। एक प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी के लिए वैधानिक और क्रांतिकारी दोनों ही तरह के प्रयास लगातार जारी रखे। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में कलकत्ता में महिला राष्ट्रीय संघ नाम से एक संगठन शुरू किया। 1929 में पूरे बंगाल प्रदेश में युवा व विद्यार्थी वर्ग ने अनेक क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण कर लिया। पूना में महाराष्ट्र युवा कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने अपना निर्देशन जारी रखा। अक्टूबर 1929 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बम्बई प्रेसिडेंसी में युवा कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। दिसंबर 1929 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय 76 कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस ने 2 जनवरी 1930 को अविलंब कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कर लिया। अब वामपंथियों और दक्षिणपंथियों में मतभेद और गहरे हो गए। सुभाष चंद्र बोस की इस पार्टी को वामपंथियों की खुशी ने अपना समर्थन दिया। सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। महात्मा गांधी को चारों तरफ से सहयोग मिल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग को सौदेबाजी कहा। सुभाष चंद्र बोस ने लगातार अपना मूवमेंट जारी रखा और वामपंथी राजनीति के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस ने नौजवान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1931 में सुभाष चंद्र बोस को नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। 27 मार्च 1931 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमें सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बंधनों से मुक्त होना होगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत में समाजवादी गणतंत्र चाहता हूँ। जब तक देश में समाजवादी, सुधारवादी या क्रांतिकारी तत्वों का स्फुरण नहीं होगा तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकेगी। यानी भारत के लोगों को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम कुछ सुधारवादी कार्यक्रम करेंगे, कुछ क्रांतिकारी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्र होने पर ही वह विश्व से साम्राज्यवाद को उखाड़ देंगे। नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने लोगों का आह्वान किया कि देश में समाजवादी या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए या विदेशी साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए भारत की स्वतंत्रता का होना जरूरी है। जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक साम्राज्यवाद को नहीं उखाड़ा जा सकता। सुभाष चंद्र बोस स्पष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने महात्मा गांधी का हर तरह से सम्मान किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधीवादी नीति एवं कार्य प्रणाली का विरोध भी किया। 2 जनवरी 1932 को कलकत्ता लौटते हुए सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पंडित नेहरू को भी हिरासत में लिया गया। 4 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी व सरदार पटेल को भी बंदी बना लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले सभी कांग्रेसी नेताओं को कारावास में डाल दिया गया। सभी जेलें कैदियों से पूरी तरह से भर गई। धरने, आंदोलन व सभाओं पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का जेल में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें वातावरण बदलने के लिए यूरोप भेजने की सिफारिश की। 23 फरवरी 1933 को उन्हें SS गैज जहाज में बिठाकर बंबई से यूरोप के लिए रवाना किया गया। 8 मार्च 1933 को सुभाष चंद्र स्विट्जरलैंड के वियना शहर में इलाज के लिए पहुंचे।
सुभाष चंद्र बोस का ये जो कार्यकाल है, ये पहला भाग है उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके शैक्षणिक जीवन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, और शुरुआत का जो उनका राजनीतिक जीवन रहा उसके बारे में जीवन इतिहास के इस पहले भाग में अध्ययन किया गया है। दूसरे भाग में 1933 से लेकर के उनकी निधन तक का जो उनका संघर्ष रहा है वो हम अध्ययन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के जीवन इतिहास से संबंधित ये पहला भाग आज के इस लेक्चर का कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।